दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी खामोशियाँ। यश की उंगलियां टीवी रिमोट से खेल रही थीं। उसके कान रसोई से आती कुकर की सीटियां गिन रहे थे और आंखें कभी मुझ पर ठहर जाती, कभी बिस्तर पर बिखरे कपड़ों पर। उसके चेहरे पर उठते गिरते भावों को देखकर मैं साफ कह सकती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा था। मैं जानबूझकर उससे नजरें मिलाने से बच रही थी कि अगर नजरों का टकराव हुआ तो उसकी मिन्नत भरी आंखें फिर से वही दोहराएंगी कि उसको सिया की शादी में अकेले नहीं जाना। गलत भी नहीं था। जब शादी मेरी छोटी बहन की है तो उसका जाना तो बनता है, लेकिन अकेले नहीं। ये नौकरी की दुश्वारियां ना होती तो मैं क्यों पत्थर दिल बनी रहती। वहां सिया भी नाराज होगी। यश तो समझता था, खुद अकाउंट्स में था और शादी के 7-8 साल काफी होते हैं। यश तो समझता था, खुद अकाउंट्स में था और शादी के 7-8 साल काफी होते हैं ये सीखने के लिए कि छोटे छोटे समझौतों के बिना एक शादी निभाना मुश्किल है। एक नौकरी में घर चलाना तो और भी ज्यादा मुश्किल। बिना नजरें उठाए मैंने उसका ट्राउजर हाथ में लिया। ब्लू और ब्लैक दोनों रख दिए, ठीक है ना? मेरी आवाज सुनते ही रिमोट पर टप टप चलती उसकी उंगलियां ठहर गईं। गर्दन घुमाकर एक उम्मीद से मुझको देखने लगा, फिर बोला, नमिता यार, ये प्रमोशन का क्या नाटक है? तुम समझो ना, क्या करूंगा वहां अकेले? अकेले कहाँ, सब तो होंगे वहां, मैंने कहा। सब होंगे तुम्हारे अलावा, कहकर उसने चेहरा लटका लिया। मेरा दिल पिघलाने के लिए यश कई जतन कर रहा था। उसकी ये मासूम कोशिशें मुझे अच्छी लगती थीं। मैंने शरारती लहजे में कहा, पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो पत्नियों के दूर जाने को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे वाले मिस्टर तो दुखी लगाए रहते हैं। कहकर मैंने यश के चेहरे को देखा। उसका मुंह फूल के कुप्पा हो गया। बोला, छोड़ो यार, तुम करो ऐश, याद करोगी। ओ प्लीज, मैंने होठों को घुमाते हुए कहा। सिर्फ 2 दिन की बात है, शादी की शाम तक मैं पहुंच जाऊंगी। बड़ा एहसान होगा। फूल बिछा के हम बारात का नहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे, वाइस प्रिंसिपल जो बनने वाली हो। मैं यश के करीब जाकर बैठ गई। आंखें उसकी आंखों में ठहर गई। उसने उठने की कोशिश की। मैंने उसकी बांह थाम ली। कहा कुछ नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं थी। वो समझता था मुझे, शायद मुझे मुझसे ज्यादा। जानता था कि ये पोस्ट मेरे करियर के लिए कितनी जरूरी है। पिछले 2 सालों से मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी। बस जल्द इस साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से ख़त्म करना था जो मुझे अपने सपने तक ले जाएगा, उस पोस्ट तक जो मैं वाकई डिजर्व करती थी। यश को घर से निकले हुए आधा घंटा हो गया था। मुझे इस बात का सुकून था कि आखिर वो मान गया। कंधों को ढीला छोड़कर मैं सोफे पे जा गिरी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सिल्क का कुर्ता हैंगर से उतार कर किसी बिस्तर पर फैला दिया गया हो। कमरे की खामोशी में दिल की धड़कन महसूस हुई। नजरें आसपास गोल गोल घूमने लगीं, जायजा लेने लगीं उसका जो कुछ बिखरा था। बिस्तर पर कपड़े, रसोई में सिंक में बर्तन, वॉशिंग मशीन में यश की 2 जीन्स, और नजर टीवी के पीछे वाली ताक पे जाकर टिक गई। बेस्ट टीचर की ट्रॉफी थी जो न जाने कब से धूल फांक रही थी। कितना अजीब है ना, कुछ सफलताओं को हम चाह कर भी खुशियों से नहीं जोड़ पाते। मैं सोफे से उठी और डस्टिंग करने के बहाने एक कपड़ा हाथ भर लंबी ट्रॉफी पर भी मार दिया। अतीत का पहिया 2 साल पीछे लुढ़क गया। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मेरा नाम बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए चुना गया था। सब बधाई दे रहे थे। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। कल्चरल फेस्ट में पूरे 2 महीने लगातार मेहनत की थी, विथ प्योर डेडिकेशन। आखिर में कहा गया कि सीनियरिटी के हिसाब से इस बार मिस्टर कौशिक को अपग्रेड किया जाएगा। एक बार को दिल टूटा जरूर था, खुद को बेबस महसूस किया था। जैसे किसी मजदूर से दिन भर की मशक्कत के बाद कहा जाता है कि पगार महीने के अंत में मिलेगी। मुझसे भी यही कहा गया। नमिता मैडम, अगला साइंस एग्जीबिशन आपको ही संभालना है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होने को है। एक सपने के टुकड़े बटोर कर मैं दूसरे सपने की नींव भरने लगी। लगातार बजती टेलीफोन रिंग से मेरा ध्यान टूटा। बीते वक्त की यादों से निकलकर मैं फिर वर्तमान में थी। सिया का फोन था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो बोली, आई रियली हेट यू निम्मी दी, आप नहीं आ रहे हो?
अभी जीजू का फोन आया। यू सेल्फिश दी, आई हेट यू एंड आई लव यू। ऐसी ही थी सिया, थोड़ी सी जिद्दी और थोड़ी सी नाजुक मिजाज। उसने फोन पर ही मेरे सामने एक लंबी लिस्ट परोस दी। बोली, सब कुछ लेके जल्दी आना वरना मंडप में नहीं बैठूंगी। मैंने चेतावनी सुनते ही हंसकर लैपटॉप खोल लिया। तुरंत सिया के बताए सारे सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। तभी उंगलियां अपने साइंस प्रोजेक्ट के उस फोल्डर में जाके अटक गईं। हर प्रोजेक्ट पे फिर सरसरी निगाह डाली, कहीं कुछ कमी ना रह जाए। काम पूरा था, बस स्कूल जाके इसे गेस्ट के सामने प्रेजेंट करना था, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन। मेरा मन शादी में उठने वाली ढोलक की थापे महसूस करने लगा और उसके बीच गूंजता अपना नाम भी, वाइस प्रिंसिपल नमिता पांडे। जब हकीकत खूबसूरत हो तो आंखों पर न नींदें दस्तक देती हैं न ही सपने। मेरी रात करवटों में निकली। न जाने कितनी दफा मन ही मन कागज पर लिखे पॉइंट्स, प्रोजेक्ट से जुड़ी बारीकियों को दोहराया, खुद को तैयार किया। चेहरे पे आत्मविश्वास रखना होगा, हाथ में कंगन नहीं, रिस्ट वॉच ठीक रहेगी। साड़ी कॉटन की, टाइट कलफ वाली, वाइट बेस, मरून बॉर्डर, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, वी आर ग्लैड टू हैव यू। टेस्टिंग गैस लॉज, द मेटल मेल्ट डाउन, डायरेक्ट सोलर पूल हीटर। ठीक ठीक ठीक, हो गई काफी प्रैक्टिस, हो जाएगा सब। अरे स्टूडेंट्स को इतना सिखाया है, हैव फेथ। खुद को हौसला देते हुए मैं स्कूल पहुंच गई। इस ख्याल को इतनी बार जी चुकी थी कि अब डर, हिचकिचाहट जैसे एहसास हल्के लगने लगे थे। मेरे चेहरे पर अलग ही चमक थी जिसको स्टाफ रूम में सब ने नोटिस किया। जब प्यून ने दरवाजे पे आके मेरा नाम लिया, नमिता मैडम सर ने ऑफिस में बुलाया है, तो कमरे में बैठे हर एक इंसान की नजरें मुझ पर थीं। मैंने धीरे से आंचल समेट कर कंधे पर डाला और अपना लैपटॉप उठाया। साथ में फाइल्स भी थीं। कुछ ध्यान आया तो प्यून से कहा, ये फाइल्स लेके ऑफिस तक चलिए। इतना हक तो रखती है ना वाइस, ओके होने वाली वाइस प्रिंसिपल। मैं सोच के मुस्कुरा दी। जैसे जैसे कदम ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे, मन किसी बच्चे सा बेसब्र होने लगा। मैं कम इन सर कह के मैंने ऑफिस में कदम रखा। हेड सर के बगल में वीरेन रस्तोगी खड़ा था, साइंस लेक्चरर और एक नंबर का टांग अड़ाऊ इंसान। मुझे देख के मुस्कुरा दिया। मेरा सर भन्ना गया। मैंने कहा, सर सब रेडी है, गेस्ट कब तक आ रहे हैं? हेड हंसते हुए बोले, बैठिए तो नमिता जी, मैडम के लिए कॉफी लाओ भाई। मैं कुर्सी पर टिक गई, सामने लैपटॉप खोल लिया। आपकी सिस्टर की शादी है? इस सवाल पर मैंने चौंक कर पहले हेड को देखा, फिर बगल में खड़े वीरेन रस्तोगी को। जी सर है, कल है, पहुंच जाऊंगी, नो वरीज, मैंने कहा। हद करती हैं आप। अरे साइंस फेस्ट तो आते जाते रहेंगे, फैमिली पहले है। आप शादी अटेंड कीजिए, हम संभाल लेंगे, क्यों वीरेन? ये सुनकर मैं सकपका गई। चेहरे पे गुस्सा उतर आया। जाने क्या क्या कह देती, लेकिन खुद को संभाला। नहीं सर, आई एम टोटली फाइन, मैं करती हूँ हैंडल। वो हंस दिए, फिर हथेलियों को बांध कर बोले, वो तो ठीक है, लेकिन गेस्ट वेल नोन यूनिवर्सिटी के डीन हैं। बात करना, उन्हें रिसीव करना, सच अ पेन। इस बार मैं उखड़ गई। सर 2 महीने से जो कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, वो था मुश्किल। ये तो, मेरी बात बीच में काटते हुए वो बोले, वी कांट टेक एनी रिस्क। सीधा जवाब, जैसे किसी ने मेरी हथेली पर सट से बांस की फंटी दे मारी हो। मैं कुछ देर रुककर उनको देखती रही। पास खड़ा वीरेन रस्तोगी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मैंने बिना कुछ सफाई दिए लैपटॉप समेटा, फाइल्स को अलग सरकाया और ऑफिस से बाहर निकल आई। आंखें जम गईं। क्या मैं सचमुच इस काबिल नहीं कि? गले में कुछ अटका महसूस हुआ, दर्द के बुलबुले जैसा कुछ, शायद आत्मविश्वास की टूटी किरचें। पहली बार ना चाहते हुए भी मैं अपनी काबिलियत पर शक कर रही थी। दुनिया की कोई भी पोस्ट तुझसे जरूरी नहीं है यार नम्मी। यश फोन पर मुझको बहलाने में लगा था। टूटे हुए सपने को जब आपके अपने दिलासा देकर सहलाते हैं तो दिल में हुक सी उठती है। मेरी आवाज भर्राने लगी। बात पलटते हुए मैंने कहा, छोड़ो ये सब, नॉट अ बिग डील। ये बताओ दुल्हन क्या कर रही है? मेहंदी लग गई होगी ना? यश बोला, पूछो मत यार, तुम्हारी बहन ना तुझसे भी ज्यादा नखरीली है। कल से उसका ड्राइवर बना हुआ हूं मैं, कहकर वो हंस दिया। तभी पीछे से सिया की आवाज सुनाई दी, नम्मी दी देखिए ना, जीजू किसी काम के नहीं है। अब फोन शायद सिया के कान से लगा था। आवाज साफ सुनाई देने लगी, कब तक आ रहे हो दी? पार्सल मिल गए, थैंक यू सो मच, लव द रेड जॉर्जेट पीस।
मम्मी आपको सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ दी। मैं उसको कुछ जवाब देती, इतने में फ़ोन मम्मी ने ले लिया। बेटा यश संभाल रहा है, तू चिंता मत कर, अपना काम देख, वो भी ज़रूरी है। कहते कहते वो रुक गई। फिर बोली, निम्मू तू ठीक है ना बेटा? मेरी हिचकी बंद आई। टैक्सी में हूँ मम्मा, फिर बात करती हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। जब छोटी थी तो देखा था कि कैसे माँ को कई बार तानों का सामना करना पड़ता था। दोनों लड़कियां कितनी आकुड़ू हैं। शायद इन्हीं तानों का जवाब मैं खामोशी से देना सीख गई थी। क्लास में अव्वल दर्जे पर आना सीख गई, पापा का स्कूटर दौड़ाना सीख गई और हर बार कोशिश करती रही कि बेहतर नहीं, सबसे बेहतर बनूं। क्या यही वजह तो नहीं कि मैं प्रोजेक्ट छिन जाने का इस कदर शौक मना रही थी? शायद सही कह रहा था यश। अक्सर ऑफिसेज में चलता है यार ये सब। काम कोई करता है, क्रेडिट को दूसरा ले लेता है। और क्या पता स्कूल हेड भी सच कह रहे हो, नहीं होगी मुझ में वो बात, नहीं आता होगा मुझे लोगों को हैंडल करना। वो स्कूल रेपुटेशन को क्यों मेरे लिए दांव पे लगाएंगे? जब आप एक बार हारते हो तो उम्मीद रहती है, फिर से कोशिश करने की हिम्मत रहती है, लेकिन जब बार बार एक ही जगह चोट की जाए तो जमाने भर की हिम्मत जवाब दे जाती है। इस बार चोट मेरे आत्मविश्वास पर लगी थी। ताजे टूटे सपनों के टुकड़ों को मैंने मन की किसी गहरी खाई में झोंक दिया, जहां न जाने कितनी टूटी हसरतों का ढेर जमा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर दया दिखाए। होठों पर आई डोंट केयर का झूठ पहनकर मैं माँ के घर पहुंच गई। काफी मेहमान जमा थे। सोचा कि किसी तरह बच के निकल जाऊंगी, लेकिन सुनने को मिल ही गया, बेटी भी मेहमान की तरह आएगी तो कैसे काम चलेगा? पड़ोस की वर्मा आंटी बोली। मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। नहीं चाहती थी कि मेरे अंदर का गुस्सा लावा बनकर उन पर फट पड़े। इतने में सिया आंगन में आई, जैसे सुई धागा लिए जन्मों से मेरा ही इंतजार कर रही हो। जल्दी से कर दो दी, ये टेलर लोग ना किसी काम के नहीं हैं। फेरे लूंगी या ये कुर्ती संभालती फिरूंगी। मेरी नजरें घर में इधर उधर दौड़ रही थीं। यश ऊपर छत पर था, लाइटिंग फिक्स करवा रहा था। मुझे देखते ही नीचे आया। मन किया कि उसको कस के गले से लगा लूं। खुद को रोका। मेरा पहला सवाल था, माँ को तो कुछ नहीं बताया ना? वो मुझे रुककर देखने लगा। बता दिया, तुम इतने केयरलेस क्यों हो यार? कह के मैंने चेहरा घुमा लिया। आंखों में पानी की लकीर तैर गई। मम्मी का सामना कैसे करूंगी? वो एक सवाल पूछेंगी और मैं रेत के टीले सी भुरभुरा के गिर पड़ूंगी। अगली सुबह घर के बाहर ट्रक खड़ा था। मंडप का सामान था। यश पानी के टैंकर का इंतजाम करने बाहर गया हुआ था, तो मैंने ही ट्रक से सामान उतरवाना शुरू किया। ताज़ा फूलों के गजरे, बांस। हमारे यहाँ रिवाज है कि मंडप का डंडा घर के आंगन में ही गड़ता है। मंडप वाले ने कहा सब वेडिंग गार्डन में होगा। मैं झुंझला पड़ी। उसे किसी तरह राजी किया। फिर वो दूसरी बात पे अड़ गया। बोला, मैडम फूलों का सारा सेटिंग हो गया है, अब आप कह रहे हो कि पत्ते पत्तियां भी डालो। भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पत्ते तो शगुन के होते हैं ना, तुम बीच में अपने फूल भी डाल देना। ये सुनकर वो भड़क गया। बात बिगड़ती देखकर सिया ने यश को फोन घुमा दिया। मैं सिया पर बरस पड़ी। मैं संभाल रही हूं ना। इतने में यश आ गया। बोला, भाई तू अपने गुलाब, जूही, मोगरा जो लगाना लगा, मैडम के 2-4 पत्ते भी लगा दे। कहते हुए यश ने उसकी पीठ पे हाथ रखा। उसने तुरंत हामी भर दी। इस पे मैं और चिढ़ गई। बोली, और क्या मैं तुमको संस्कृत में समझा रही थी? मैंने भी तो यही कहा था। देखो सर जी, ये मैडम लोग के लफड़े ना हमसे संभलते नहीं हैं। नहीं संभलते तो घर बैठो ना। आदमी कहेगा तो सब ठीक, वही बात औरत कह दे तो इनकी शान घट जाएगी। क्यों तुम लोग हमको सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? हाँ नहीं तुम मुझे बताओ, क्यों नहीं करते भरोसा? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अभी मैं उसको 2-4 बातें और सुनाती अगर यश मेरा हाथ खींचते हुए मुझे अंदर न ले जाता। क्या है, क्यों ले आए मुझको अंदर? तुम भी उनके जैसे हो। नहीं रहना मुझको चुप, और चुप रही तो जी नहीं पाऊंगी। यश मेरा कंधा सहलाने लगा। मैं उसका हाथ झड़कते हुए सीधे छत पर चली आई। आवाजों से भरी इस दुनिया में आज मैं बिल्कुल अकेली थी। अपने अंदर उठते शोर को पीछे छोड़कर मैं छत पर बने माँ के कमरे में आ गई। उनके तकिए पर सर रखकर गीली आंखों को मूंदे लेटी रही। माँ की महक सांसों में घुलने लगी। मन बचपन की मासूमियत में डूबने लगा। याद आने लगे वो दिन जब सारी दुनिया से हार कर माँ की गोद में सर रख देती थी। उनकी हथेली की गर्माहट मेरी हर तकलीफ को जैसे अपने अंदर सोख लेती और मुझे फिर दुनिया पर भरोसा होने लगता। काश वो दिन वापस आ जाते।
दरवाजे पर होती आहट सुनकर मैंने ख्यालों से खुद को बाहर खींचा। घुटने मोड़कर मैं बिस्तर पर बैठी रही। यश था, दोनों हाथों में सफ़ेद बोल लिए मेरे सामने आकर जम गया। मैंने उसे देखा, फिर उसके हाथों को। बोली, हर चीज़ का इलाज भूख नहीं होता है, उसने अधिकार से कहा और चम्मच से आधा गुलाब जामुन काट कर मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दिया। बोला, जाने देना यार, मंडप वंडप फालतू बातों पे क्या मूड खराब करना। मैंने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैंने उन पत्तों के पीछे झगड़ा किया? वो मुझे अपलक देखने लगा। मैंने आगे कहा, तुम भी वहाँ उसी का साथ देने लगे? क्यों नहीं कहा कि नमिता सही कह रही है, बोलो, ताकि तुम कह सको और यहाँ नहीं, सही जगह जाके कह सको। इस मंडप वाले से लड़के क्या मिलेगा यार? जब तुम स्कूल के उन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की सोच नहीं बदल सकी, करो ना हिम्मत, तुम्हें किसका डर है, क्यों हो चुप? कहकर उसने दोनों बोल उठाए और बाहर चला गया, अपने पीछे एक नुकीला सवाल छोड़ता हुआ। आखिर क्यों थी मैं चुप? क्या मैं नहीं समझती कि सही क्या है और गलत क्या? क्यों सहती रही? क्यों भूल गई कि सहना तभी तक अच्छा होता है जब तक उसे कमजोरी ना माना जाए? मैंने खुद के वजूद पर, अपनी काबिलियत पर शक क्यों किया, जबकि जानती थी कि हर बार गलत वो लोग थे, मैं नहीं? आखिर ऐसा क्या मिल रहा है जिसको मैं खो दूंगी? खुद से किया यह आखिरी सवाल किसी तीर की तरह लगा। उंगलियां तुरंत फोन के मेल बॉक्स में गईं और मैंने टाइप करना शुरू किया। नमस्कार सर, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं समझते। आपका स्कूल है, फैसले आपके होंगे। मैंने 2 फाइल अटैच किए हैं। एक में मेरे 8 सालों का काम है, उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो मैं डेडिकेशन के साथ पूरा करती गई, और दूसरी फाइल में मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। आज भी फैसला आपका होगा। थैंक यू। मेल भेजकर मैंने गहरी सांस ली, जैसे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। मन पंख सा हल्का हो गया। कमरे से बाहर निकली तो ढोलक की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने छत से नीचे आंगन में झांका। यश वहीं खड़ा था, मंडप को हरे पत्तों से सजाता हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे यकीन दिला रही थी कि मेरा लिया हर फैसला सही होगा और वो यूं ही मेरे साथ खड़ा रहेगा, आज और हमेशा। बस इतनी सी थी ये कहानी।